Greetings students, welcome back to class. It's history continue. Chapter 3rd, Nazim and Rise of Hitler. In this chapter we will discuss the effect of First World War and Second World War. We will discuss about Second World War, its introductory lecture. Let's see which topic we have to discuss in this chapter. Nazim and Rise of chapter. On the very first page, background, the story of Helmut we have to discuss. Then birth of Weimar Republic we have to discuss. Later on we will discuss about the effect of war. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है मेनली उसके इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे. देन अबाउट नवंबर क्रिमिनल्स एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन जर्मनी. लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द ईयर ऑफ द डिप्रेशन. इसको आर्थिक मंदी भी बोलते हैं. उसके बाद जो है हम यहाँ डिस्कस करेंगे राइज ऑफ हिटलर, यानी हिटलर राइज कैसे हुआ या हिटलर पावर में कैसे आया. हिटलर राइज टू पावर ऑल्सो वी हैव टू डिस्कस हियर. देन द नेक्स्ट टॉपिक विल बी द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. किस तरीके से जो वाइमर रिपब्लिक में डेमोक्रेसी आई थी उसको हिटलर ने अवे कर दिया था. देन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी आफ्टर हिटलर गेन पावर. तो किस तरीके से जर्मनी को इम्प्रूव किया गया, उसका उत्थान किया गया मेनली हिटलर के द्वारा, वो चीजें भी हमें यहाँ डिस्कस करेंगे. देन नाजिम एंड नाजी आइडियोलॉजी, व्हाट दे थिंक्स एंड आर्यन रेस और डिस्क्रिमिनेशन विद आर्यंस और द पॉलिसीज ऑफ आर्यंस इवन वी विल डिस्कस. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट्स एंड यूथ इन नाजी जर्मनी एंड मैनी मोर टॉपिक्स विल बी देयर. एंड डिस्क्रिमिनेशन विद वुमेन्स and Hitler youths. Then art of propaganda, providing the information to public, and the question answer of this chapter we have to discuss in this chapter. Let's see a very short story given on the very first page of this chapter. Students, इसके अंदर है क्या, फर्स्ट पेज के ऊपर एक स्टोरी दे रखी है जिसमें एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, हेलमुट है. अब वो इसमें 11 साल का है, 11 ईयर ओल्ड है, वो सो रहा है मतलब, और इवन वी कैन से ही इज डूइंग द एक्टिंग ऑफ स्लीपिंग, और सोने की एक प्रकार से वो एक्टिंग कर रहे हैं. उसके जो फादर और मदर हैं दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि हमें खुद को मार लेना चाहिए या फिर पूरी फैमिली को मारना चाहिए. और उसके जो फादर हैं वो मेनली डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे अकेले को सुसाइड करना चाहिए या फिर पूरी फैमिली को सुसाइड करना चाहिए. अब वो ऐसा क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो हेलमुट के फादर थे ही वॉज द फॉलोवर ऑफ हिटलर. ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का इंसिडेंट है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नाजी थे वो हार गए थे, हिटलर था जो हार गया था. अब हिटलर ने खुद सुसाइड कर लिया था. उसके बाद जो नाजी के फॉलोवर थे, अब जो उनके अगेंस्ट की जो पावर थी, जो अदर पावर्स थी, अब वो भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे या उस तरीके की पनिशमेंट उनको दी जाएगी. वो एक डॉक्टर भी थे खुद जो हेलमेट के फादर थे. तो नेक्स्ट डे जब हेलमेट देखता है तो उसको पता चलता है कि उसके फादर ने क्या कर लिया है, सुसाइड कर लिया है. अब 11 ईयर का जब एक बच्चा है, उसने सारी बातों को सुना था, उसके फादर ने सुसाइड कर लिया है, और उसके मम्मी पापा पहले से ही डिस्कस कर रहे थे कि हमें हेलमुट को भी साथ में मारना चाहिए या खुद ही मर जाना चाहिए. अब इसमें यह भी मेंशन कर रहा है आपकी बुक के अंदर कि 8 to 9 ईयर और मे बी 7 ऑल्सो, 7 8 to 9 ईयर तक हेलमुट ने अपने घर पे एक बाइट तक नहीं खाई, मतलब एक टुक तक अनाज का नहीं खाया, क्योंकि उसको डर लगता था कहीं ना कहीं जो उसकी मदर है वो उसको जहर दे देगी. तो इन चीज़ों के बारे में इसके अंदर जो है बता रखा है इस चैप्टर के अंदर. और ये भी मेंशन कर रखा कि जो हिटलर है उसने अपने मंत्री और पूरी फैमिलीज के साथ क्या कर लिया था, एक बंकर में सुसाइड कर लिया था. स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास. इट्स सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर नाजिम एंड राइज ऑफ हिटलर. in introductory lecture we discuss about the story of हेलमुट. हेलमुट की स्टोरी हमने डिस्कस की थी, जो एक 11 ईयर स्टूडेंट और इवन वी कैन से बॉय था. अब उसके बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ हमने डिस्कस कर लिया था कि
हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। हिटलर ने जो सुसाइड किया था वो किसके साथ किया था? इसमें मेंशन कर रखा है जैसे बुक के अंदर, जर्मनी सरेंडर्ड टू एलीज। एलीज पावर जिसको मित्र राष्ट्र भी बोलते हैं, जिसमें इंग्लैंड था, जिसके अंदर फ्रांस था, जिसके अंदर अमेरिका था, जिसके अंदर रशिया था। एंड प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, प्रोपेगेंडा मतलब प्रचार मंत्री जो गोबेल्स था, उसके साथ मिलकर हिटलर ने क्या कर लिया था? सुसाइड कर लिया था। और क्या क्या स्टेजेस इसके अंदर रहे थे, क्या क्या इंसिडेंट इसके अंदर रहे थे, हम वो यहाँ डिस्कस करेंगे। जर्मनी अटैक्ड एलीज, एलीज जो पावर थी या कंट्रीज थी उसके ऊपर जर्मनी ने जो अटैक किया उसमें किसका कितना नुकसान हुआ था, वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दे किल्ड मैनी पीपल पुटिंग देम इनटू द गैस चैम्बर्स। जहरीली गैसें थी, जहरीली गैसों के गैस चैम्बर बना के उसमें लाखों लोगों को मार दिया। 6 मिलियन जूस, 6 मिलियन जूस यानी 60 लाख जो यहूदी रिलीजन या जूस या जो पीपल थे उनको मारने का काम किया था। 1 मिलियन यानी 10 लाख पोलैंड के लोगों को मारा था उन्होंने। और 70,000 जर्मनी के ऐसे लोग थे जो किसी न किसी तरीके से क्या हो गए थे? अपंग हो गए थे, या जिसको हम फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड बोल सकते हैं। उन लोगों को भी हिटलर ने नहीं बख्शा था, उनको भी हिटलर ने मार डाला था। ऑल दीज एक्शन डन बाय द जर्मनी टू एलीज वर कॉल्ड एज द क्राइम अगेंस्ट जर्मनी। तो इन सभी इंसिडेंट की वजह से ही उसको क्रिमिनल एक प्रकार से बोला गया था। एंड नेशनल असेंबली वॉज मेट एट द वाइमर टू डेवलप द पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर फॉर जर्मन्स। तो एक नेशनल असेंबली मिली जिसमें जर्मनी का पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर बनाया जाए। दिस जर्मनी पार्लियामेंट इज कॉल्ड द रिचस्टैग। तो जर्मनी की जो पार्लियामेंट है उसको नाम क्या दिया गया? रिचस्टैग उसको नाम दिया गया था। रिचस्टैग इन विच एवरीबडी वाज आस्क्ड टू गिव वोट इक्वली इंक्लूडिंग वुमेन्स। तो महिलाओं को भी इसमें राइट टू वोट दे दिया गया था। पीस ट्रीटी वाज साइंड एट द वर्साई। तो वर्साई के अंदर जो है एक समझौता हुआ था, एक ट्रीटी हुई थी। नाउ द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। द वाइमर वॉज ए कल्चरल सेंटर इन जर्मनी। जर्मनी फोर्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 14 to 18 अगेंस्ट एलीज पावर। और एलीज पावर के अंदर क्या है? इंग्लैंड है, फ्रांस है और रशिया है आपका। और 1917 में अमेरिका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। अगर अमेरिका इसको ज्वाइन नहीं करता तो डेफिनेटली जर्मनी जो है फ्रांस और बेल्जियम को अपने कब्जे में ले चुका था और यूरोप के दूसरे पार्ट्स को भी इंक्लूड कर लेता अपने एरिया के अंदर, अपनी टेरिटरी के अंदर। अब जो वाइमर रिपब्लिक हुआ उसके बाद एक ट्रीटी हुई थी जिसको हम वर्साई की ट्रीटी भी बोलते हैं। अ पीस ट्रीटी वाज साइंड एट वर्साई विथ एलीज बाय जर्मनी। इट वाज द हास ट्रीटी। यानी अब जो वर्साई की ट्रीटी हुई थी, अब वर्साई की ट्रीटी में, एग्रीमेंट में, समझौते में जर्मनी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल या गिल्टी माना गया था। यानी उसको दोषी प्रूव कर दिया गया था कि जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। In this treaty, they passed a war guilty caused, in which they helped the Germany responsible for the war and the damage caused the people. जितने लोग मारे गए, जितना नुकसान हुआ, उसके लिए इस ट्रीटी में, ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल माना गया था। एलीज डीमिलिटराइज जर्मनी ऑक्यूपाइड देयर मिनरल रिच एरिया राहिनलैंड। तो अब जर्मनी की जो आर्मी थी उसको ख़त्म कर दिया गया, जहां उसके मैक्सिमम रिसोर्सेज थे जर्मनी के, जहां से नेचुरल रिसोर्सेज उसको मिलते थे, जिसके अंदर राहिन लैंड है मेनली, उन एरियाज को क्या कर लिया गया? जर्मनी से ले लिया गया। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज एंड 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज टू फ्रांस एंड पोलैंड, डेनमार्क। अब जो जर्मनी ने कब्जा कर रखा था वो सारे एरियाज भी जर्मनी को छोड़ने पड़े थे और 13% जो उसका एरिया था, लैंड था, वो भी उसको देना पड़ा था। अब मेनली जो जितने कॉलोनीज थे उसमें 10% पॉपुलेशन जर्मनी की रह रही थी और जो 13% एरिया था
उस 13% एरिया के अंदर 75% आयरन और कोल के डिपॉजिट भी थे। तो इससे जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और वॉर गिल्टी क्लोज इसको नाम दिया गया था। इट्स नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू चैप्टर 3 द इफेक्ट ऑफ वॉर वी विल डिस्कस हियर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके इफेक्ट क्या थे वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। द इफेक्ट ऑफ इवन वी कैन से द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 18 लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन सोसाइटी। जो यूरोप की सोसाइटी थी उसके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या प्रभाव रहा है। सोल्जर वर प्लेस्ड अबव द सिविलियन पॉलिटिशियन एंड मोटिवेटेड देम टू रेज देयर वॉइस। यानी जो सैनिक थे अब वो मोस्ट रिस्पेक्टेड हो गए थे सोसाइटी के अंदर, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड उन्हीं को समझा जाने लगा था। द ट्रूथ वॉज दैट द सोल्जर्स लिव्ड a miserable lives in the trenches, trapped with rats feeding the crops, but publicly they were shown that they shared a good position, therefore the politicians were asking them to raise their voice। यानी जो सोल्जर्स थे उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, बट रियलिटी ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत अलग थी उससे, क्योंकि उनको जो खाना पीना मिल रहा था वो भी बहुत अलग तरीके का था। अब इसके अलावा ये चीज़ें भी हमें देखने को मिली है। जो पॉलिटिशियन हैं या जो राइटर्स हैं उन्होंने भी लिखा है किसके बारे में, सोल्जर्स के बारे में लिखा है। सोल्जर्स की लाइफ को जो है अलग तरीके से एक्सप्लेन करने का काम उन्होंने किया है। दीज वर द एक प्रकार से इफेक्ट ऑफ वॉर। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो मेंशन हियर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैव द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन द जर्मनी। अब इतने ज़्यादा उसके ऊपर जो गिल्टी उसको प्रूव किया गया था, टेरिटरी उसकी ले ली गई थी, ओवरसीज कॉलोनीज उससे ले ली गई थी, और जहां उसको मेनली रिसोर्सेज मिलते थे रूहर या राइनलैंड एरिया वो भी उससे ले लिया गया था। इट्स ऑल ओवरसीज कॉलोनीज टेरिटरीज वर लॉस्ट। जर्मनी किल्ड मैसिव पीपल इन द जीनोसाइडल्स वॉर। दे कैरिड द वॉर गिल्टी एंड वो फोर्स टू पे द कॉम्पनसेशंस टू एलिज। अब जो भी कर्ज वगैरह या जो भी उसके ऊपर एक प्रकार से जुर्माना लगाया गया था वो उसको पे करना था। मैनी सोशलिस्ट कैथोलिक्स सपोर्टर्स जर्मन। जर्मनी के अंदर जो लोग सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे, यानी इनको सपोर्ट करने वाले थे। दोज हु सपोर्टेड जर्मन वर कॉल्ड एज नवंबर क्रिमिनल बाय द एलीज। अब जिन लोगों ने वर्साई ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लिया था उन लोगों को क्या बोला गया है, नवंबर क्रिमिनल यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट इज देयर अ पॉलिटिशियन कंडीशन इन द और अ पॉलिटिकल कंडीशन इन द जर्मनी। पीपल इन बर्लिन नाउ द कैपिटल ऑफ जर्मनी मेड अ रैली फॉर द सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। इट इज ए गवर्नमेंट फॉर्म्ड ऑफ सोवियत का मीन्स यहाँ पे वर्कर्स like the Bolshevik. Their rally was called the Spartakist League. Spartakist League क्या थी, जिसके अंदर वर्कर्स थे मेनली। Those opposed this met in the Weimar demanding a democratic form of government. अब जो वाइमर के अंदर क्या था, डेमोक्रेसी आ गई थी, तो जिन लोगों ने उसको अपोज किया था they formed an organization called the Free Corps. फ्री क्रॉप्स एक प्रकार से वो थी जिस आर्मी को डिमिलिटराइज कर दिया गया था। स्पार्टकिस्ट फाउंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी ऑल्सो। तो 3 वर्ड यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। एक स्पार्टकिस्ट लीग आया है, और स्पार्टकिस्ट लीग क्या था, इट इज अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड ऑफ सोवियत लाइक बोल्शेविक। देयर रैली वाज कॉल्ड स्पार्टकिस्ट लीग। नेक्स्ट जो वर्ड आया वो फ्री क्रॉप आया है। यहाँ पे फ्री क्रॉप एक प्रकार से आर्मी की तरह काम करती थी। स्पार्टकिस्ट फाउंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, जिसको बाद में हिटलर भी ज्वाइन करेगा। ये क्या है, ये एक प्रकार से आपका प्रोटेस्ट यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट है द पॉलिटिकल कंडीशन अराइज्ड ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी। अब जर्मनी के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे, लोन और कर्ज उसका बढ़ गया था, और पे करने से भी उसने मना कर दिया था। जर्मनी टुक लोन फाइटिंग फॉर वॉर एंड रीपे द लोन बैक इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड।
अब उसने सोने में या गोल्ड में उसको क्या क्या रीपे किया। सम गोल्ड रिजर्व्स वर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय द एलीज। अब जिन जो एलीज पावर थी मेनली फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और रसिया, उसके गोल्ड रिजर्व्स भी उससे छीन लिए गए थे। जर्मनी रिफ्यूज टू पे द compensations to French after the loss of the war. The French occupied their famous industrial area called the Ruhr coal oil fields या coal fields. अब जर्मनी ने जो हर्जाना था या जुर्माना था उसको पे करने से उसने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो उसका जो रूहर कोयले का जो एरिया था जहाँ ज़्यादातर रिसोर्सेज थे उसको फ्रांस ने ऑक्यूपाइड कर लिया, उससे ले लिया। जर्मनी स्टार्टेड पेपर करेंसी आफ्टर बाय द लॉस्ट देयर कोल फील्ड टू द फ्रांस। अब जब उसके जो कोल के रिसोर्सेज थे वो जर्मनी से छीन लिए तो उसने खुद की करेंसी को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज ऑफ इट्स पेपर करेंसी द वैल्यू ऑफ मनी फेल एंड US डॉलर रोज फ्रॉम द 24,000 मार्क्स स्टील। यानी 1 रुपया, अगर जर्मनी का 1 रुपया है तो वो जो डॉलर है, डॉलर के कितने के बराबर, लगभग 24,000 डॉलर के बराबर। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है जर्मनी, मार्क्स यहाँ उसकी वैल्यू का, उसकी करेंसी का नाम है, तो कितनी वैल्यू उसकी गिर गई थी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जो है 1 अरब के इक्विवेलेंट है। ये जो है दिसंबर तक आते आते इतनी ज़्यादा गिरावट हो गई थी। आगे बुक के अंदर आएगा कि लोग खाने पीने की चीज़ें लेके आने के लिए क्या करते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों को पैसों से भर के लेके जाते थे, तब उनको खाने पीने की चीज़ें मिलती थी। तो इतनी ज़्यादा जो है जर्मनी की वैल्यू या करेंसी की वैल्यू में गिरावट देखने को हमें मिली थी। जर्मनी कैरिड दिस पेपर करेंसी फॉर इवन बाइंग अ लॉफ ऑफ ब्रेड। यस, मैंने जैसे अभी बताया ही था कि ब्रेड बटर के लिए भी उस चीज़ को क्या करना पड़ा। द प्राइस ऑफ द थिंग्स इंक्रीज ड्यू टू द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ देयर करेंसी। तो खाने पीने की चीज़ों का रेट अपने आप ही बढ़ गया। द क्राइसिस इज कॉल्ड द हाइपर इन्फ्लेशन इन विच द प्राइसिस राइज द फेनोमिनली हाई। तो इस तरीके से रेट जो है एकदम से ऊपर बढ़ गए थे, इंक्रीज हो गए थे। स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल ओवर अबाउट दिस lecture. Thank you. Have a nice day. Greetings students, welcome back to class chapter 3rd history, Nazim and rise of Hitler. Chapter continue है and today we will discuss about year of the depression. ईयर ऑफ द डिप्रेशन का मतलब है मंदी के साल। यह हमने सुना है कि आर्थिक मंदी आ गई है या आर्थिक मंदी आ जाएगी, तो वो होता है ईयर ऑफ द डिप्रेशन। उसके बारे में मेनली यहाँ हम डिस्कस करेंगे। ईयर 1924 to 28 were stable years. German got short-term loan from the USA. यानी 1924 से 28 तक जो स्थिति थी वो लगभग कुछ ठीक ठाक सी थी, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता है। बट इंसिडेंट वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के अंदर जो होता है उसके बाद ये चीज़ें कंटिन्यू हैं। और इसी टाइम के दौरान जो है अमेरिका ने जर्मनी को लोन भी दे दिया था। इन 1929 द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज एक शेयर बाजार है या एक प्रकार से एक मार्केट है, वर्ल्ड बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ये। और ये क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है। इट मीन्स लोगों ने जो पैसा लगा रखा था वो पैसा निकालना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। पीपल स्टार्टेड सेलिंग देयर शेयर्स। दिस वॉज स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और इसी के साथ जो है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। 1929 to 32 नेशनल इनकम ऑफ USA फेल बाय हाफ। जो नेशनल इनकम थी उनकी प्रति व्यक्ति आय वो लगभग हाफ हो जाती है। फैक्ट्री वर शट डाउन, एक्सपोर्ट्स वर फेल डाउन एंड द मैनी इन्वेस्टर विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द बैंक्स। तो लोगों ने जो पैसा वगैरह लगा रखा था बैंक से वो पैसा निकालना भी उन्होंने क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट, इन जर्मनी 1932 इंडस्ट्री प्रोडक्शन रिड्यूस टू 40%। तो 40% तक उनका प्रोडक्शन कम हो गया। वर्कर लॉस्ट देयर जॉब्स एंड वर पेड लेस वेजेस। तो काम करने वाले कम थे और जो बचे हुए थे उनको
भी जो है वेतन या सैलरी कम दी जा रही थी। मैनी पीपल इन जर्मनी वॉज सीन ऑन स्ट्रीट सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क, यानी ऐसा बोला जाता है इसमें कार्ड या तख्तियाँ गले में लटका कर लोग, कार्ड या तख्तियाँ मतलब रास्तों से गुजरते थे, रोड से गुजरते थे, जिसके ऊपर लिखा होता था हम कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं। और वी कैन से विलिंग टू डू एनी वर्क, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ प्लेड कार्ड सेट ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर्स एंड यूथ गॉट इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज। डेफिनेटली ये तो हम देखते ही हैं, या तो जॉब होती है या फिर जॉब नहीं होती तो अनएम्प्लॉयमेंट, और जब कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड होगा तो वो कहीं ना कहीं जो ऐसी एक्टिविटी करेगा जो सोसाइटी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। जर्मन पीपल लिविंग इन द नेक्स्ट फियर सैलरीड एम्प्लॉयज थॉट देयर सेविंग विल डिमिनिश इफ देयर करेंसी लॉस्ट द वैल्यू। हाँ, उनको लग रहा था अगर उनकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। पहले भी जो है हमने देखा था मार्क की वैल्यू क्या हो गई थी, कम हो गई थी। दिस स्टेट ऑफ द नेक्स्ट वॉज बाय द सैलरीड एम्प्लॉयड इज कॉल्ड द proletarianization, in which the salaried employed consider them the salaried unemployment। यानी हम यही कह सकते हैं जो लोग सैलरी ले रहे थे और जिस तरीके से वैल्यू कम हो रही थी तो उनको फिर भी डर लग रहा था और वो एक प्रकार से अपने आप को क्या मान रहे थे कि हम भी अनएम्प्लॉयड ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आल्सो फेल डाउन and the women were not able to fill the stomach of their children with food। यानी खाने पीने की भी चीज़ें नहीं थी, बच्चे भूख से मर रहे थे, महिलाएं अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रही थी। People of Germany were not satisfied with the democratic parliamentary system। अब देखिए स्टूडेंट किस तरीके से जो है एक प्रकार से चेंजेस सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है। यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जो वाइमर रिपब्लिक के थ्रू आई थी, अब लोगों ने इसको ही रिस्पॉन्सिबल मान लिया जो फेमाइन या जो ईयर ऑफ द डिप्रेशन था। तो पीपल जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे। दिस गेव राइज टू डिक्टेटरशिप, और ये भी एक कारण है राइज ऑफ हिटलर का। मैनी कोलेशन ग्रुप्स वर फॉर्म, कोलेशन गवर्नमेंट बनी और बाद में बिगड़ती भी रही। आर्टिकल 48 वॉज पास्ड विच गेव द प्रेजिडेंट the power to impose the emergency and suspend the civil rights। Because of this passing the article 20 different cabinet was formed in 239 days। इसके अंदर जो आर्टिकल 48 है उसके अंदर जो है जो प्रेसिडेंट है उसको एक पावर दी गई है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वो क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है और वहाँ पे इमरजेंसी भी लगा सकता है। इसी तरीके से जो 239 डेज की अगर हम बात करें यानी एक साल भी नहीं हुआ तो एक साल से ज़्यादा बार में 20 बार सरकारें बनी हैं और 20 बार सरकारें गिरी हैं। तो इट वाज द इफेक्ट ऑफ द ईयर ऑफ द डिप्रेशन ऑन द वर्ल्ड एंड ऑन द जर्मनी। वेलकम बैक टू क्लास, इट्स चैप्टर 3 कंटिन्यू, नाजिम एंड राइज टू हिटलर और पावर ऑफ हिटलर। हियर वी विल डिस्कस अबाउट हिटलर राइज टू पावर। Crises in economy and political conditions and society formed background to Hitler rise in power। यानी जर्मनी के जो हालात बने, जो कंडीशंस बनी, जो सिचुएशन बनी मेनली आफ्टर द ईयर ऑफ डिप्रेशन, उसकी वजह से ही हिटलर का उदय एक प्रकार से हुआ और राइज टू हिटलर हुआ। ही वॉज बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया क्या है कि यूरोपियन कंट्री है। ही एक्टेड एज ए मैसेंजर इन आर्मी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड अर्न द वेरियस मेडल्स यहाँ लिखा हुआ तो ये मेडल होगा, मेडल फॉर द ब्रेवरी। यानी जो हिटलर है उनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ और मैसेंजर का काम ये करता था जिसको हम डाकिया बोल सकते हैं आर्मी के अंदर, और अपनी बहादुरी के लिए इनको बहुत सारे मेडल्स भी दिए गए थे। Hitler was very tensioned about the Germany about the Versailles Treaty। Tensioned यानी हिटलर बहुत प्रभावित हुआ था और नाराज भी था जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साई में गिल्टी किसको माना गया, जर्मनी को, और उसके ऊपर जो है
एक प्रकार से एग्रीमेंट के थ्रू बहुत बड़ी अमाउंट जर्मनी के ऊपर लगा दी और बहुत ज़्यादा टेरिटरीज और बहुत सारे एरियाज जर्मनी के ले लिए गए थे। इन 1919 ही जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो जर्मन वर्कर्स जो एक ग्रुप था, पार्टी थी, उसको इसने ज्वाइन किया एंड रीनेम्ड इज एज द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। तो बाद में उसका नेम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी लिख दिया गया और बाद में जो नाजी पार्टी के नाम से जानी गई। सो लेट्स सी वंस अगेन जो ईयर ऑफ द डिप्रेशन था, उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल कंडीशन, देन द सोसाइटी। ये सारी की सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द राइज ऑफ हिटलर। 1889 में इनका जन्म ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ। मैसेंजर का टास्क इन्होंने आर्मी के अंदर किया। ब्रेवरी के लिए इनको बहुत सारे मेडल मिले। उसके बाद वर्साई की जो ट्रीटी थी, एग्रीमेंट था, उससे काफ़ी नाराज था। 1919 में इसने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया। बाद में उस पार्टी का नेम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रखा गया और उसके बाद में उस पार्टी को नाजी पार्टी का नाम भी दिया गया था। नेक्स्ट इज देयर नाजी couldn't effectively mobilize people's sports till 1930। यानी 1930 तक जो हिटलर की पार्टी थी जर्मनी में, उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस था नहीं, लोगों को वो ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए थे। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन व्हेन बैंक कोलैप्स्ड एंड वर्कर लॉस्ट देयर जॉब, people started having hope in the Nazi program, and by 1932 this party, largest party with 37% votes, was formed। यानी जो नाजी पार्टी है, हमने डिस्कस क्या किया है कि 1930 तक भी इसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस था नहीं। जो इलेक्शन हुए थे 29 के अंदर राइक्सटैग के, उसके अंदर भी इसको 2.6% वोट ही मिले थे। बट 1932 तक आते आते ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और इसको 37% वोट जो है उस टाइम पे मिले थे। लार्जेस्ट पार्टी जो है जर्मनी की बन गई थी। हिटलर वॉज द पावरफुल स्पीकर, हिज पैशन एंड words moved the people. He promises providing employment for those looking for work and secure the future for youth, restore the dignity of Germany। अब स्टेज के ऊपर से मैं किसी पॉलिटिशियन का नेम तो नहीं लूंगा, लेकिन इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, जब वो बोलते हैं स्टेज से ऐसे लगता है कि रियलिटी में ही डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इम्प्रूव आवर सोसाइटी, बट ग्राउंड लेवल पर बहुत सारी चीज़ें डिफर करती है। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को इलेक्शन से पहले उठा के देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हिटलर ने भी जर्मनी के अंदर किया। उसका रीजंस क्या था? पुअर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी और लोगों को ये ठेस भी थी कि यूरोप की जो मेजर पावर है उन्होंने जर्मनी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, उसका भी बदला लिया जाएगा। जैसे हमारे लीडर जो है पाकिस्तान के बारे में बोलते थे, उन्होंने 2 सिर काटे हैं तो हम 50 सिर काट के लाएंगे, 100 सिर काट के लाएंगे। तो ये जो एजेंडा था कुछ इस तरीके का हिटलर ने भी वहाँ किया था और इसी की वजह से वो पावर में आने में सक्सेसफुल वहाँ हो गया। नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पीपल स्पोर्ट्स टिल 1930 एज आई टोल्ड यू। तो 37 में उसको 1932 में उसको 37% वोट वहां मिल गए थे। हिटलर डिवाइज्ड a new style of politics. He understood the significance of rituals, यानी जो रीति रिवाज हैं, mass mobilization. He took rallies, public meetings to instill the unity among the peoples. तो पब्लिक मीटिंग की गई, बड़ी बड़ी रैलियां की गई, वहां स्लोगन्स वगैरह को यूज किया गया, उनको बोला गया। Nazi took red banners with the swastika to create the unity among the people to support the Nazi party. Hitler was seen as a Messiah or the savior by the German who was trying to help them in the difficult situation. तो इस तरीके के जो है पोस्टरबाजी की गई,
बैनर लगाए गए, हिटलर को मसीहा के तौर पर दिखाया गया कि जर्मनी का अगर कोई व्यक्ति भला कर सकता है तो वो हिटलर है, उसके अलावा कोई दूसरा जर्मनी में हो नहीं सकता। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस lecture. Thank you. Have a nice day. Greetings students, welcome back to class. It's continue chapter 3 history, Nazism and Hitler rise to power. Destruction of democracy. डेमोक्रेसी को किस तरीके से हिटलर ने खत्म कर दिया उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. As the mentioned on the screen or it's visible to you, on 30 जनवरी 1933 30 जनवरी 1933 को जो प्रेसिडेंट हैं कहाँ के, जर्मनी के, जिनका नेम क्या है, हिडनबर्ग ने हिटलर को क्या बना दिया, चांसलर बनाने का ऑफर दिया और ये ऑफर हिटलर ने एक्सेप्ट कर लिया. हिडनबर्ग ऑफर chancellorship of all cabinet minister to Hitler's. Having got power, Hitler broke the democratic structure of the government. जैसे ही उसे पावर मिली तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को तोड़ना स्टार्ट कर दिया. The fire decree was passed on 28 Feb 1933, which suspended all civil rights like freedom of speech, press, assembly that was the guaranteed by the Weimar Constitution. जो ये राइट्स थे उनको खत्म करने का काम हिटलर ने किया था. नेक्स्ट, द वेरियस कम्युनिटीज स्टार्टेड द कंसंट्रेशन कैंप्स हु रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द फायर डिक्री पास्ड बाय द हिटलर्स. ऑन 3 मार्च 1933 enabling act was passed which passed the dictatorship in जर्मनी. तो अनेबलिंग एक्ट के तहत हिटलर ने खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया, वहां का डिक्टेटर. ही गेव ऑल पावर इन हैंड्स ऑफ हिटलर्स एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट नाजी पार्टी वर बैंड. यानी नाजी पार्टी को छोड़कर जितनी भी पार्टी थी जर्मनी में सभी को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया. नाजी क्रिएटेड देयर ओन सिक्योरिटी फोर्सेज टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर पीपल इंक्लूडिंग एसए, जिसको स्टॉर्म ट्रूपर्स, गेस्टोपो, सीक्रेट स्टेट पुलिस, एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड्स एंड सिक्योरिटी सिस्टम ऐसे एंड रेगुलर पुलिस इन द ग्रीन यूनिफॉर्म. आई एम रिपीटिंग अगेन स्टूडेंट्स. हिटलर क्या करता है, असेंबली के अंदर आग लगवा देता है. असेंबली के अंदर आग, पार्लियामेंट के अंदर आग लगवाने के बाद फायर डिक्री के नाम से एक एक्ट या कानून बना के उसको क्या कर देता है, लागू कर देता है. अब फायर डिक्री की हेल्प से एक अनेबलिंग एक्ट वो ले आता है और अनेबलिंग एक्ट आता है 3 मार्च 1933 को. और अनेबलिंग एक्ट के बाद सारी की सारी पावर हिटलर अपने आप को दे देता है और उसके बाद वहाँ का डिक्टेटर बन जाता है और फिर पूरे जर्मनी के ऊपर जो है वो कंट्रोल करता है. उसके अंदर स्टॉर्म ट्रूप्स हैं और सुरक्षा, सिक्योरिटी, अलग अलग तरह की पुलिस बनाई जाती हैं जो हिटलर के लिए काम करती हैं. रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी आफ्टर हिटलर गेन पावर. यानी हिटलर जब पावर में आया तो किस तरीके से रिकंस्ट्रक्शन जर्मनी का किया गया. हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू एन इकोनॉमिस्ट. जो इकोनॉमिस्ट था उनका नाम है होलमार साखत. होलमार साखत को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और ही वॉज द इकोनॉमिस्ट और इवन वी कैन से द मिनिस्टर ऑफ हिटलर हु एम्ड एट द फुल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन द इंडस्ट्री. यानी जो उसका इकोनॉमिस्ट था होलमार साखत, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इंडस्ट्री के अंदर फुल प्रोडक्शन होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल्स मस्ट बी देयर. Hitler made the foreign policy in which he invented the various League of Nations in 1933. क्या कर दिया गया, जो 1933 में एक लीग ऑफ नेशंस थी, जो फॉरेन लीग थी, उसको उसने क्या किया था, स्टूडेंट्स जो ये मेंशन कर रखा है इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो है पीडीएफ के अंदर, ये
यहाँ पे थोड़ा हमें चेंज करना होगा, इनवाइटेड नहीं आएगा, उसने लीग ऑफ नेशन से खुद को अलग कर लिया था। लीग ऑफ नेशन क्या है, एक इंटरनेशनल ग्रुप था। अब लीग ऑफ नेशंस के अंदर क्या थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, अगर कोई भी कंट्री इसको फॉलो नहीं करता तो फिर उसके ऊपर जो है दूसरी कंट्री एक प्रकार से डिसीजन लेती थी और वो उसके ऊपर एक्शन लेती थी। तो हिटलर ने खुद को, यानी जर्मनी ने खुद को लीग ऑफ नेशन से अलग कर लिया था। इन 1936 ही ऑक्यूपाइड रिहाइन लैंड, और रिहाइन या राइन लैंड जो एरिया है उसको उसने दोबारा से गेन कर लिया। राइन लैंड वही एरिया है जिसको फ्रांस ने ले लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। In 1936 joined Austria Germany in 1938 with a slogan one people one empire and the one leader। यानी जो हिटलर था उसने ये जो है एक नारा दिया था, एक ही साम्राज्य होगा और एक ही नेता होगा, और इस तरीके से उसने ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला लिया था 1938 के अंदर। Then he wanted to occupy German speaking state Sudetenland। Sakat advised him to not to do so as they don't have enough finances। हिटलर जो आसपास के एरियाज थे उनको भी मिलाना चाहता था, लेकिन जो उसका मिनिस्टर था उसने उसको एडवाइस दी थी कि आप ऐसा काम न करें क्योंकि ना तो हमारे पास फाइनेंस है, यानी खर्चा या पैसे या अमाउंट नहीं है, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। हिटलर डिडंट एग्री टू साकत व्यूज सो ही लेफ्ट हिम। और हिटलर ने जो सलाह दी वो उसने नहीं मानी, तो इस प्रकार से उसको भी उसने उसके पद से हटा दिया। हिटलर वॉज द ओपिनियन दैट द इकोनॉमिक क्राइसिस कैन बी रिकवर्ड थ्रू द कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटरी। उसको ये लगता था कि मतलब जो एक प्रकार से जो क्राइसिस आए हैं, अगर मैक्सिमम एरिया होगा, मैक्सिमम टेरिटरी होगी, तो उसके थ्रू हम रिसोर्सेज गेन कर सकते हैं और इन चीज़ों को दूर किया जा सकता है। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड एंड स्टार्टेड द वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। और ये एक प्रकार से भूल ही थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी थी स्टूडेंट। 1939 में हिटलर पोलैंड के ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ उसका फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी युद्ध शुरू हो जाता है। सो इट वॉज ऑल ओवर अबाउट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी आफ्टर हिटलर गेन पावर। वेलकम बैक टू क्लास डियर स्टूडेंट्स, इट्स कंटिन्यू चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी आफ्टर हिटलर गेन पावर। हमने ये डिस्कस किया था, तो हिटलर ने जो जो पॉलिसीज बनाई थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। 1933 के अंदर हिटलर खुद को किससे अलग कर लेता है, जो लीग ऑफ नेशन है उससे अलग अपने आप को वो कर लेता है। और 1936 के अंदर जो है राइन लैंड टेरिटरी है जो हिटलर से ले लिया गया था उसको वो वापस ले लेता है। 38 में एक स्लोगन देता है वन एम्पायर वन पीपल एंड वन लीडर, और इसके थ्रू वो ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड कर लेता है। बाद में जो जर्मन स्पीकिंग सुडेटलैंड है उसके ऊपर अटैक करता है, और जो उसका फाइनेंस मिनिस्टर है वो उसको एडवाइज करता है कि आप ऐसा न करें, लेकिन वो उसको भी क्या कर देता है, यहाँ लेफ्ट लिखा होता है, लेफ्ट नहीं करता वो उसको निकाल देता है, रिमूव कर देता है, यानी हिटलर ही उसको निकाल देता है। और हिटलर वॉज द ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस कैन बी रिकवर्ड थ्रू द कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटरी। अब जितना ज़्यादा एरिया होगा उसके थ्रू ही ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे और उसी से इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर किया जा सकते हैं। 1939 में जर्मनी किसके अटैक कर देता, पोलैंड के ऊपर, और इसके साथ ही फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी इनका वॉर स्टार्ट हो जाता है। इन सितंबर 1940 ट्री पार्टी पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन द जर्मनी, इटली एंड जापान। तो जो 3 कंट्रीज हैं वो मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं जिसको ट्री पार्टी पैक्ट भी बोला जाता है। 3 देश मिलकर क्या कर लेते हैं, आपस में एक समझौता कर लेते हैं, और उसके साथ ही जो है क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जापान स्ट्रेंथनिंग हिटलर क्लेम्स टू द इंटरनेशनल पावर बाय द एंड ऑफ 1940। Hitler reached at a height of power and being
फेमस। तो 1940 में पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। एंड हिटलर नाउ वांटेड टू कॉन्क्योर द ईस्टर्न यूरोप, पूरा ईस्टर्न यूरोप पे कब्जा करना चाहता है। ही अटैक्ड द सोवियत यूनियन इन 1941, और ये हिटलर की सबसे बड़ी भूल थी रसिया के ऊपर अटैक करना 1941 में। सोवियत डिफीटेड जर्मन एट द स्टालिनग्राद एंड ऑक्यूपाइड जर्मनी टिल बर्लिन। और इस तरीके से जो सोवियत है या रसिया है वो जर्मनी के ऊपर अटैक करता है, और जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन तक वो उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। USA resisted on entering into the war as it had already faced the economic depression after the First World War and thus with the fear did not wanted to enter into the war। और USA इस चीज़ को देखता रहा दूर से, और उसके अंदर उसका कोई एंट्रेंस और इंटरफेयर नहीं था। लास्ट में वो इसको ज्वाइन करेगा। जापान ज्वाइंड द जर्मनी एंड बॉम्ब्ड US बेस एट द पर्ल हार्बर। अब ये भी जो है ये जापान की सबसे बड़ी भूल थी, जो पर्ल हार्बर है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, यानी एक प्रकार से अमेरिका के ऊपर अटैक कर देता है जापान। और अमेरिका उसका जवाब किससे देता है? पूरी दुनिया में जो फेमस है हिरोशिमा और नागासाकी, 2 बम गिराता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, it was all over about that this lecture. In the next lecture we will discuss about Nazi ideology. Students, welcome back to class. Chapter 3 continue. नाजी आइडियोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी जो नाजी लोग थे वो क्या समझते थे, उनकी आइडियोलॉजी किस तरीके की थी। अकॉर्डिंग टू नाजी देयर वाज नो इक्वलिटी अमंग पीपल्स। पीपल वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यानी कलर के भी यहाँ पर लोगों को अरेंज किया गया था। ब्लू आइड जर्मन आयरन ऑन टॉप, यानी ऐसे लोग जिनकी आंखें नीली हैं और जो नॉर्डिक आर्यन हैं उन्हीं को सबसे ऊपर रखा गया था। मिक्स्ड कलर पीपल इन द मिडल एंड द ज्यूज ऑन द लोएस्ट। मिक्स्ड कलर जो जिसको हम रेड इंडियन भी बोलते हैं इस तरीके से, इवन उनको बीच में रखा गया था, और ज्यूज को सबसे नीचे रखा गया था, जिनको यहूदी वगैरह बोलते हैं। हिटलर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रेसिज्म ऑफ द चार्ल्स डार्विन एंड द हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन की पॉलिसीज को उसने क्या किया था? फॉलो किया था। Charles Darwin explained the concept of the evolution of plants and animals, and the Herbert Spencer told about the survival of the fittest। यानी इसका मतलब सीधा सा ये है, जो लोग स्ट्रगल कर सकते हैं, जो लोग लड़ सकते हैं, उन्हीं को जिंदा रहने का अधिकार है, बाकी लोगों को ये अधिकार नहीं है। Nazi believed on them the strongest race would survive and weakest or weak would destroy। जो सबसे मजबूत है वो जिंदा रहेगा और बाकी खत्म हो जाएंगे या मारे जाएंगे। Therefore the Nazi Aryans were stronger race are therefore placed on the top। तो हिटलर के लिए तो नाजी ही सबसे पावरफुल थे और उन्हीं को टॉप के ऊपर रखा गया था। Nazis also believed on the concept of the Lebensraums, लिविंग स्पेस। इसका मतलब क्या है? लिविंग स्पेस। अगर जिंदा रहना है तो फिर आपको लैंड भी चाहिएगा। इसका मतलब क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है स्टूडेंट्स। लेबनस्टॉर्म का मतलब क्या है? लिविंग स्पेस। दे बिलीव्ड इन अनेक्सिंग द अदर टेरिटरीज फॉर लिविंग। तो जिंदा रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लैंड हमारे पास होना चाहिए, इसीलिए हमें आसपास की जो नेबरिंग कंट्री हैं उनके ऊपर अटैक करना होगा। This new land can be used for the people to live and provide the resources to nations। तो इसीलिए लोगों को रिसोर्स प्रोवाइड करवाने के लिए फर्दर या आसपास के लैंड के ऊपर कब्जा करना होगा। Aryan race became obsessed with the idea of a perfect German race Aryan for the Hitler। The idea of Aryan was the blonde blue-eyed। तो जैसे इसमें दिखा रखा है इन द पिक्चर। Establishment of the racial states, या जाति के आधार पर जो स्टेट्स वगैरह हैं उनकी बात हम यहाँ करेंगे।
After getting power and practicing ideology in the state, Nazis started creating the separate racial state, यानी एक रेशियल स्टेट या जाति के आधार पर उन्होंने स्टेट्स बनाने स्टार्ट कर दिए, यानी किन लोगों को रहने का अधिकार है और किन लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। नाजी कंसिडर्ड प्योर हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस एज ए डिजायरेबल फॉर द जर्मन एंड जूज जिप्सीज ब्लैक्स वर कंसिडर्ड एज द अनडिजायरेबल। ये मतलब इससे बुरी बात पूरी दुनिया में हो नहीं सकती कि लोगों को सिर्फ एक रिलीजन के बिहाफ पर, एक कलर के बिहाफ पर आइडेंटिफाई किया जा रहा था और बाकी लोगों को मारा जा रहा था। तो हिटलर के अकॉर्डिंग जो नॉर्डिक आर्यंस हैं वो डिजायरेबल है, उनको जिंदा रहने का अधिकार है और बाकी लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। और उनके अंदर कौन थे? ज्यूज थे, जिप्सीज थे और ब्लैक पीपल्स थे। Jews were targeted very badly in the Germany. They were considered as killed of Christ. यानी भगवान का मानना है, हिटलर ने यहाँ तक कह दिया कि भगवान का मानना है कि इनको मौत के घाट उतार दिया जाए, इनको मार दिया जाए। They were stopped from buying any land, survived through the trade and money, and landing their lived in the separate areas called as the ghettos. तो उनको वहां रहने का अधिकार भी नहीं था, अलग प्रकार से एरियाज के अंदर उनको रखा गया, जिसको क्या नाम दिया गया? गेस्टोज या गेटोज, जिनको नेम दिया गया था। पोलैंड वॉज अनेक्स्ड बाय जर्मनी एंड द पोल्स वर आस्क्ड टू लीव देयर लैंड एंड रिसोर्सेज फॉर जर्मनी। पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। जो लोग, यानी पोल्स का मतलब द पीपल हु लिव्ड इन द पोलैंड विच एरिया वॉज एक्वायर्ड, तो उन लोगों से बोल दिया गया उनको कि आप इस एरिया को खाली कर दो जर्मनी के लिए। डिस्क्रिमिनेशन वॉज डन विद पोलिश सिविलियन चिल्ड्रन। दोज चिल्ड्रन हु लुक्ड लाइक आर्यन वर snatched from their mothers and examined by the race expert, and there passed the race test. They were part of German families or else sent to the orphans. अब ये क्या है? पोलैंड के जिस एरिया के ऊपर कब्जा किया, उस एरिया में जितने बच्चे थे उन बच्चों को वहां से निकाल लिया गया। अब एक टेस्ट रखा गया था, नाजी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। जिन बच्चों ने उस नाजी टेस्ट को पास कर दिया उन बच्चों को जिंदा रहने का अधिकार दिया गया और हिटलर की आर्मी में उनको शामिल कर लिया गया। और जिन बच्चों से वो टेस्ट पास नहीं हुआ, या तो उनको मार दिया गया या फिर उनको जो है अनाथालय के अंदर भेज दिया गया। स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट यूथ इन नाजी जर्मनी। वेलकम बैक टू क्लास। इट्स कंटिन्यू चैप्टर 3, Nazism and rise of Hitler. Youth in Germany we will discuss here. Youth in Germany. Hitler believed that youth are the future of the country. They believed in teaching the children Nazi ideology from starting. नाजी आइडियोलॉजी के अंदर हिटलर के बारे में लिखा हुआ था, यानी हिटलर ही भगवान है, हिटलर ही दुनिया में जो है सबका भला कर सकता है। ऐसी चीज़ें उसके अंदर लिखी गई थी। टेक्स्ट बुक को उसने कंट्रोल कर लिया था। स्कूल अंडर नाजिम। Jews टीचर वर कंसिडर द पॉलिटिकली अनरिलेबल एंड वर डिसमिस्ड। जो जूज टीचर थे उनको निकाल दिया गया, या जो बचे हुए थे उनको मार दिया गया था। जर्मन एंड जूज चिल्ड्रन वर सेपरेटेड। जूज चिल्ड्रन वर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल एंड द लेटेस्ट सेंट टू गैस चैम्बर्स। जूज बच्चे जो थे उनको स्कूलों से निकाल दिया गया और जो नाजी थे उनके लिए स्कूल ओपन रखे गए और जो जूज थे उनको बाद में गैस चैम्बर में भी डाल दिया गया था। स्कूल टेक्स्ट वर री रिटन टू इंट्रोड्यूस नाजी आइडिया ऑफ रेस टू ऑल। तो नाजिम या नाजी आइडिया जो था उसको बुकों के अंदर लिखा गया, पुराने सिलेबस को चेंज कर दिया गया। चिल्ड्रन वर टॉट टू हेट द जूज एंड वर्शिप हिटलर। जो यहूदी हैं या जूज हैं उनसे नफरत की जाए और हिटलर की पूजा की जाए, ऐसा बुकों के अंदर लिख दिया गया। स्पोर्ट ऑफ द एग्रेशंस लाइक बॉक्सिंग वाज टॉट विच कुड मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड। यानी जो बॉय हैं, लड़के हैं, उनको एग्रेसिव होना चाहिए
लड़ाकू होना चाहिए, ऐसी चीज़ें उन्हें बताई जाती थी और सिखाई जाती थी। वेरियस यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड। 10-year-old had to move to the जूंग फोक। जूंग फोक क्या था? एक प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसके अंदर बच्चों को रखा जाता था। ये चीज़ें इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हिटलर के बारे में ये ऑर्गेनाइजेशन उनको बता रहा था। तो हमने यहाँ डिस्कस किया जूंग वोक, वैसे इसको यूंग फोक इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन होगी यूंग फोक, जो JUNGWOLK है। नाजी यूथ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बिलो द 14 years of age. At the age 14 they have to join the Nazi youth organization, जिसको बाद में हिटलर यूथ भी बोला गया है। Where they learn the worship, war, aggression, hating Jews, physical training, etc. and joining armed forces at the age 18. This party of youth was renamed Hitler Youth in 1922. तो इसको बाद में हिटलर यूथ के नाम से भी जाना गया। लेट वंस रिकॉल इट्स, हिटलर ने क्या स्टार्ट किया? नाजी आइडियोलॉजी को स्टार्ट कर दिया। स्कूल के अंदर नाजिम को टीच किया जाने लगा। जो जूज टीचर्स थे उनको बाहर निकाल दिया गया, जो जूज बच्चे थे उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, बाद में गैस चैम्बर में भेज दिया गया। जो नाजी थे या जो दूसरे बच्चे थे उनको जो टेक्स्ट बुक थी वो बदल दी गई। नाजीज या आइडिया ऑफ नाजीज बताया गया। हिटलर की वर्शिप की जाए, जूज से हेट किया जाए। छोटे बच्चों के लिए यूथ ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया जो 10 साल तक के थे। 14 साल तक के जो बच्चे थे उनके लिए युंग फोक नाम का ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, जिसको नाजी यूथ बोला गया है। बाद में नेम भी चेंज कर दिया गया, जिसको हिटलर यूथ नाम 1922 में दे दिया गया था। अब जैसे स्क्रीन पर है यहाँ पे दे ही रखा, लेट मी कंट्रोल द टेक्स्ट बुक एंड आई विल कंट्रोल द स्टेट। तो हिटलर ने पूरे सिलेबस को ही चेंज कर दिया था और इस तरीके से उसने उसको कंट्रोल भी किया था। द नेक्स्ट इज इनडिस्क्रिमिनेशन विद वुमेन। वुमेन्स के साथ भी जो है इसी तरीके की अलग अलग पॉलिसीज हिटलर ने चलाई थी। लेट्स सी, चिल्ड्रन वर टॉट दैट द वुमेन आर डिफरेंट फ्रॉम मैन। तो ये बताया गया था जो महिलाएं हैं वो मेनली जो मेन है उनसे अलग हैं। मेल वर टॉट टू बी द मस्कुलाइन स्ट्रॉन्ग हार्टेड एंड गर्ल वर आस्क्ड टू बी गुड मदर। तो महिलाएं अच्छी मदर होनी चाहिए, उनके बच्चे आर्यन होने चाहिए, और जो बॉय हैं उनको क्या होना चाहिए? टफ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वुमेन हु गिव बर्थ टू द रेशियल डिजायरेबल चिल्ड्रंस, यानी जो रेशियल डिजायरेबल चिल्ड्रन हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा, गुड ट्रीटमेंट होगा उनका हॉस्पिटल के अंदर। आर्यन मदर चिल्ड्रन वर गिवन द कंसेशन इन द शॉप्स एंड थिएटर टिकट्स एंड रेलवे स्टेशन। यानी जो महिलाएं आर्यन बच्चों को जन्म देंगी उनको हर जगह छूट दी जाएगी, दुकानों के अंदर दी जाएगी, थिएटर के अंदर दी जाएगी, रेलवे स्टेशन के ऊपर दी जाएगी। एंड टू एनकोज द मोर चाइल्ड बर्थ ऑनर अक्रॉस विच प्रोवाइडेड, जिसके 4 बच्चे होंगे उनको ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, जिसके 6 बच्चे होंगे उनको सिल्वर मिलेगा, और जिस महिला के 8 बच्चे होंगे उसको गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। All Aryan women had maintained the contact and talked with they don't have to talk with Jews। और महिलाओं को ज्यूज के साथ बात नहीं करनी, अगर कोई उनके साथ बात करेगी तो फिर उसको क्या किया जाएगा? सोसाइटी के लिए एक प्रकार से दुश्मन के तौर पर देखा जाएगा और उसको फिर बाद में इंसल्ट होना पड़ेगा और पनिशमेंट भी उसको दी जाएगी। Students, in the next lecture we will discuss art of propaganda. It's chapter 3rd continue. Here we will discuss about art of propaganda or providing information to public. Nazi used different words for the different processes. अलग अलग तरीके से उन्होंने वर्ड्स को इम्प्लीमेंट किया है। मास किलिंग वॉज कॉल्ड द स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी लार्ज स्केल पर लोगों को मारना है तो हिटलर डायरेक्ट ये नहीं बोलता था कि किसी को गोली मार दो, किसी को कत्ल करना है, तो उनके लिए अलग अलग वर्ड्स
इम्प्लीमेंट किए गए थे, ऐसा लगे कि ये कोई अच्छी चीज होगी। मास किलिंग वॉज कॉल्ड द स्पेशल ट्रीटमेंट, लार्ज स्केल पे किसी की डेथ करनी है तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट बोला गया था। किलिंग ऑफ ज्यूज वॉज कॉल्ड द फाइनल सॉल्यूशन, जो ज्यूज हैं उनको मारना फाइनल सॉल्यूशन बोला गया। किलिंग ऑफ डिसेबल्ड एज नोन द यूथनेजिया, जो डिसेबल्ड हैं उनको यूथनेजिया बोला गया। एंड गैस चैम्बर वर कॉल्ड एज द डिसइंफेक्टेड एरियाज, यानी जहां गैस चैम्बर बनाए गए उनको डिसइंफेक्टेड एरियाज का नाम दे दिया गया। नाजी यूजेज फिल्म्स, रेडियो, कैची स्लोगन्स, leaflets to address the public. Nazi made a film called The Eternal Jews, in which they showed the Orthodox Jews referred as the rat, यानी चूहों की तरह उनको जो है दिखाया गया है। Through this picture they want to tell the people that the Jews are the undesirable in society, यानी वो समाज के लायक ही नहीं है। Common people start treating Jews also as the bad people, तो लोगों के अंदर ही ये भावना आ गई कि वो बुरे लोग हैं। हाउस ऑफ ज्यूज वर मार्क्ड एज द सस्पिशियस नेबर्स, तो एक प्रकार से उनसे घृणा की जाने लगी। On one of the Jews writers secretly wrote about the plight of Jews in the book called The Third Reach of the Dreams, in which he wrote how Jews committed suicide instead of going to gas chambers and calling themselves as Nazi. तो नाजी बनने से अपने आप को रोकने के लिए और गैस चैम्बर में जाने से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी कर लिया था। आफ्टर व्हेन जर्मनी गॉट डिफीटेड फ्रॉम वॉर, जब युद्ध समाप्त हो गया, जर्मनी की हार हो गई, Jews wanted the world to know about the harsh attitude done by the German to them, all the discrimination done by the Germans to Jews, called as the Holocaust. होलोकास्ट क्या है? वैसे तो लार्ज स्केल के ऊपर मास किलिंग ही इसके अंदर हुई थी, यानी होलोकास्ट के अंदर इसमें ये मेंशन किया हुआ है कि कुछ लोगों ने तो ये बोला था हम जो है ना केवल 30 मिनट्स जिंदा रहना चाहते हैं युद्ध खत्म होने के बाद, जस्ट वी वांट टू लाइव ओनली फॉर द 30 मिनट्स एंड जस्ट वी वांट टू टेल दैट द व्हाट हिटलर डिड विद अस, हिटलर ने किस तरीके से मिसबिहेव और डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ किया है, टॉर्चर किया है, हम केवल दुनिया को ये बताना चाहते हैं। Students, it was all over about this lecture and this chapter.